मित्रों, जय हिंद। मिल गया 2024 के चुनाव का मुद्दा मिल गया। अपनी विदेश यात्रा से लौट करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने स्वयं पूरे विपक्ष को एक तरह से आने वाले 2024 के चुनाव में एक खुली चुनौती दे दी। मुद्दा जैसा मैंने कहा था कि 2024 का प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री जी ने वही बात मंच से कही। मित्रों, भ्रष्टाचार इस देश को खा गया और यदि आप लोगों ने इस पर अंकुश नहीं लगाया तो यह आगे भी देश को खाता रहेगा। मुझे विश्वास है आप यह भी जानते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा। ये अकेले सरकार के बस का रोग नहीं है। इसको खत्म करने के लिए आपको आगे आना होगा। आपको अपने वोट की कीमत पहचाननी होगी। आपको भ्रष्टाचारियों को चेताना होगा कि अब और भ्रष्टाचार यहाँ नहीं होने दिया जाएगा। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लगभग 30 लाख करोड़ रुपया विपक्षी लोग या उनके सदर, उनके नेताओं ने, जिसमें 90% से ज़्यादा पारिवारिक पार्टियां हैं, उन्होंने आपका, हमारा, देश की गरीब जनता का चुरा लिया है, लूट लिया है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में एक बात और कही थी कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। एक बात और कही थी कि जिन्होंने भी गरीबों का लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। और अब मैं इस रास्ते से वापस नहीं लौटने वाला हूं। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कहते हैं वो जरूर करते हैं। मित्रों, भ्रष्टाचार के मामले पर सही में हमको आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। देश आजाद हुआ। देश में कुल 570 रियासतें थी। देश टूटा, फिर टूटा और अब लगता है फिर से टूटने की तैयारी पर है। कश्मीर शांत हुआ तो मणिपुर सुलग रहा है। मणिपुर शांत हुआ तो कोई और राज्य सुलगेगा। ये सब 1-2 दिन में नहीं हुआ है। ये सब भी उन्हीं विपक्षियों का कराधारा है जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। मित्रों, आप देखें कि देश में ऐसा एक इकोसिस्टम तैयार कर दिया गया है, एक ऐसा तंत्र तैयार कर दिया गया है कि भ्रष्टाचारी आसानी से पकड़ में नहीं आते और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार के लोग उसी चोरी के पैसे से उसको खर्च करके चुनाव जीत जाते हैं और फिर इस तिकड़म पे रहते हैं कि कोई भी एजेंसी, कोई भी जांच एजेंसी, कोई भी न्यायपालिका उन पर हाथ ना डाल सके। और ऐसा वो कर रहे हैं। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ही बंगाल में सीबीआई के एंट्री पर रोक लगा दी गई। अब तमिलनाडु में सीबीआई की एंट्री पर रोक लगी है। प्रदेश सरकारें अपने हुकूक का
भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं कि वो किसी भी जांच एजेंसी के दायरे में या उनका हाथ उनकी गर्दन तक ना पहुंचे। संविधान प्रदत्त राज्य सरकारों की ताकतों का वो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनकी लूट का माल कोई लूट ना सके। लड़ाई जरा कठिन है, संघर्ष बहुत बड़ा है, आपका सहयोग चाहिए, उसके बिना इस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप नेताओं या उनके परिवार वालों के भविष्य के लिए लड़ना छोड़ दें, आप देश के लिए, देश के सुनहरे भविष्य के लिए, और लड़ना ही है तो अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए लड़ें। बड़े सुनियोजित तरीके से पूरे देश में घटनाएं घट रही हैं। मैं 2.5 युद्ध की बात भी कर चुका हूं कि इस देश में बाहरी ताकतों के हमले से पहले अंदरूनी ताकतें हमलावर होंगी और हो रही हैं। देश के सभी स्ट्रेटजिक स्थानों पर, देश की सभी सार्वजनिक जगहों पर, इमारतों पर, किलों पर, पुरानी हवेलियों पर एक वर्ग के लोग काबिज हो रहे हैं। वो स्वयं नहीं हो रहे हैं, उनके पीछे इन्हीं विपक्षी दलों का हाथ है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, उनको वहां बसाया जा रहा है। वो वहां बस करके वो कर रहे हैं जो इस देश के भविष्य के लिए बहुत ही कष्टकारी है, विघटनकारी है, सर्वनाशकारी है और हमारे आपके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए बहुत ही दुखद है। आप राजस्थान में गिनती के किलों को छोड़ दें तो लगभग 480 या 500 किलो में सब जगह उनकी बस्तियां बस गई हैं, मस्जिदें तामीर हो गई हैं। उत्तराखंड में आप देख ही रहे हैं कि पूरी देवभूमि पर कीट पतंगों की तरह वो फैलते जा रहे हैं और वहां के सार्वजनिक जीवन को, शांति प्रिय जीवन को वो भंग कर रहे हैं। हर तरह के जमीनी विवाद, जर जोरू जमीन के विवाद वहां पे पैदा किए जा रहे हैं। लोगों का जीना दूभर हो गया है। यही नहीं, ये तो पूरे विश्व में हो रहा है और पूरा विश्व अब इसके बारे में आप कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के अथक प्रयास के बाद थोड़ा सचेत भी हो रहा है। इटली में उनको खदेड़ा जा रहा है, फ्रांस में उनको खदेड़ा जा रहा है और अब तो अपने देश में भी लोग जग रहे हैं। धीरे धीरे अपनी शांति, अपनी तरक्की, अपने भविष्य और अपने देश और अपने प्रदेश, अपने गांव, अपने शहर और अपने कस्बे की रक्षा के लिए वो आगे भी आ रहे हैं। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है जो इस देश में चलाया जा रहा है। कुछ भी आप कर दीजिए, उससे उन्हें संतोष नहीं है। उन्हें संतोष है तभी जब भारत इस्लामिक देश बन जाए। खालिस्तान के लोग भी आगे आग में घी डाल रहे हैं, नक्सली भी इसमें पीछे नहीं है। अतः हमारा और आपका, सभी का अब एक ही धर्म बचा है। इस धर्म युद्ध में चाहे आहुति ही क्यों न देनी पड़े, हमको आपको कूदना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि जो तुम्हारे पुरखे नहीं कर पाए, नहीं संभाल पाए, वही तुम्हारी दशा होगी। भारत कोई फल नहीं है जिसे काट के खा जाओगे। कोई कहता है चिकन नेक से भारत को अलग काट दिया जाएगा, कोई कहता है पूर्वांचल को भारत से अलग कर दिया जाएगा, कोई कहता है कश्मीर तो जन्नत है, वहाँ काफिरों को रहने का कोई हक नहीं है, कोई कहता है कि
ये तो मेरे बाप का देश है, मेरे बाप का देश है, लेकिन हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। मेरे बाप का देश है, लेकिन हम राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करेंगे। मेरे बाप का देश है, लेकिन हम भारत के तिरंगे को सैल्यूट नहीं करेंगे। मेरे बाप का देश है, लेकिन हम इस झंडे को हटा करके अपनी कौम, अपने धर्म और अपने मजहब का झंडा इस पर लगाएंगे। भारत की जो प्रमुख इमारतें हैं वो मेरे बाप ने बनवाई है। इस तरह से यह बिखरा हुआ हिंदुस्तान पिछले 800-900 या पिछले हजारों वर्ष की गुलामी का नतीजा है। इस मानसिकता का नतीजा है जो आज भी यह समझने को तैयार नहीं है कि अब ये वो भारत नहीं है जिसे चंद घुड़सवार कहीं से आकर के रौंद कर चले जाएं। अब इस भारत को जो छुएगा उसे आग से खेलना पड़ेगा। बहुत महाभयंकर परिणाम इसका हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमको आपको जो देशभक्त ताकतें हैं, जिनकी राजनीति में राष्ट्र नीति है, उनका साथ देना होगा। मित्रों, जय हिंद।